सभी का स्वागत है एक और नए पेपर सॉल्यूशन के अंदर। अपन बात करने वाले हैं आज BLIS 05 की लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का अपन करेंगे पेपर सॉल्यूशन। जून 2024 का ये पेपर है। इसके बाद में आपको जून 2025 वाला सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और जिसको भी 02 है, जो BLIS 02 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको मिस मत करके जाना, वो पक्का देख के जाना, पेपर वहीं से आएगा। मैंने प्रूफ के साथ 01 का पेपर जो था वो एक्सप्लेनेशन भी किया था कि ये 01 का पेपर है, और ये मैंने जो पेपर बताया था वहीं से पेपर आया पूरा। उसके प्रूफ के साथ भी वीडियो मैंने डाल रखी है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर वीडियो डाल दूंगा मैं। जो BLIS 02 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हैं जो पेपर में, वो तो उस वीडियो को पक्का देखना। फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आपको सॉल्यूशन बढ़िया एकदम अच्छे से दोनों भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। इसमें है कि भाई प्रोपगेटर कौन है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का। भाई किसने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को बताया था, किसने दिया डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को? तो वो थे अपने मैक कोलविन। कौन थे? ये देखो, LR मैक कोलविन। LR मैक कोलविन थे जिन्होंने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में बताया था। और इन्होंने ऐसे बताया कि मैक कोलविन स्टार्ट्स बुक्स इज देमसेल्व्स आर नथिंग। देखो, वो किताबें ना, वो खुद में कुछ नहीं है। दे हैव नो मीनिंग अनटिल दे आर मेड सर्विसेबल बाय डिमांड। अगर बुक की डिमांड नहीं होगी ना, तब तक बुक कुछ ही नहीं है। एक सिर्फ एक है ना, रद्दी पेपर मान लो आप। जैसे पीरियोडिकल आते हैं, समसामयिकी आते हैं ना, जो किताबें आती हैं कि करंट अफेयर है, जनवरी 2023 का है, मान लो जनवरी 2023 का करंट अफेयर की बुक है, तो वो आज आपके काम की थोड़ी है। अगर उसी में से कुछ पूछना हो, अगर किसी एग्ज़ाम होने वाला, उन्होंने कहा कि हम जनवरी 2023 से करंट अफेयर देंगे, तो वो बुक काम की होगी। अगर उसकी डिमांड हुई तो वो काम की होगी, अगर डिमांड नहीं हुई तो भाई वो तो रद्दी है, उसको तो बेच दो चाहे। तो यही बात कहता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दी थी? मैक कोलविन ने दी थी। ठीक, मैक कोलविन याद रखोगे आप। फिर एग्ज़ाम को एक और फैक्ट, अगर आपको जैसे इसमें कोई फैक्ट वगैरह और नीचे कोई डिस्क्रिप्टिव अगर पूछ ले, उसमें क्या ऐड करेंगे अपन? तो ये जो 1925 में इनकी बुक आई थी, थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, उसमें इन्होंने इसकी बात की थी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी की। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये रहा, मेंशन द सेकंड लॉ एंड फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई जो दूसरा और चौथा लॉ है उसके बारे में बताओ, कौन से हैं वो? तो जो सेकंड लॉ है वो तो एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये तो हो गया दूसरा लॉ। चौथा लॉ क्या है अपना कि सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाएं। बस ये दो लॉ हैं, दोनों के नाम लिखने हैं सिंपली, ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं है। फिर है इसका बुक्स आर फॉर ऑल, सभी के लिए चौथा लॉ मंत्र। ये तो देखो थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है डीप एक्सप्लेनेशन के अंदर, ये आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, बाकी ये तो नॉर्मल सी बात है वैसे देखे तो। जैसे एक तो जो अपना पहला नियम है वो है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज़। अगर लिखा जाए बुक्स आर फॉर ऑल तो भी अपन दूसरा लो ही करेंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि अगर बुक्स फॉर ऑल आ जाए तो अपन सभी के लिए पुस्तकें, तो अपन करेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा लो। ठीक, और अगर बुक्स फॉर यूज़ आ जाए तो अपन करेंगे पहला लो। और जो चौथा लो है वो किसकी बात करता है भाई? वो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, वर्गीकरण वगैरह होता है, ओपन एक्सेस होता है, तेज़ी से काम करना होता है, उस पर जोर देती हैं। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग? भाई जीरो बेस्ड बजटिंग से आप क्या समझते हैं? शून्य आधारित बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का सीधा मतलब होता है कि पीछे की कोई भी डेटा या वर्ष का कोई रिकॉर्ड ना यूज़ करके पूरा जीरो से बजट बनाना। जैसे नाम में लिखा ना, शून्य और जीरो, तो यही है। देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग इज द मेथड वेयर द बजट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक, फॉर ईच पीरियड even expansion must be justified as if activity is new rather than based on previous budget। ठीक है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होता है उसमें कोई आधार वर्ष नहीं लिया जाता। जैसे अभी आज अपना बजट पेश हुआ है, आज 1 तारीख है, आज के दिन 1 फरवरी, आज आज बजट पेश हुआ है। निर्मला जो सीतारमन अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आज बजट स्पीच वगैरह चल रही है।
तो वो जो बजट अभी पेश कर रहे हैं उसमें पिछले साल का रिकॉर्ड रख के फिर 2014 को बेस ईयर और मानते हैं वो, फिर बीच का पिछले साल का रिकॉर्ड रखते हैं, सबको मिला के, और कि किस किस फील्ड पे अपने को फोकस करना चाहिए। अभी कृषि का बजट कम चल रहा है तो कृषि को बजट ज़्यादा दे दें, डिफेंस का बजट कम चल रहा है डिफेंस को थोड़ा और दे देते हैं। ऐसे पिछले वर्ष से जो डेटा होते हैं उनको लेके किया जाता है। पर जीरो बेस बजटिंग में कुछ नहीं, स्क्रैच से सारा, जीरो से, कि भाई मैं इतने देना, ये देता हूँ ये देता हूँ, कोई भी पीछे का रिकॉर्ड नहीं होता इसमें। तो ये हो गया जीरो बेस बजटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। भाई कोई भी 3 है ना पुस्तकालय, फर्नीचर और उपकरण है ना, उनके नाम बताइए। फर्नीचर और इक्विपमेंट के नाम बताने अपने को, 3 के पूछें, कोई भी आप 3 आपकी मर्जी से कुछ भी लिख के आ सकते हो। पर मैं जो 3 बता रहा हूँ वो जो लिखे हुए हैं, एक तो सर्कुलेशन डेस्क होगी जहाँ पे आदान प्रदान होता है ना, जहाँ पे इशू रिटर्न का काम होता है। एक डेस्क लगी होती है जहाँ पे अपन जाते हैं, अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाते हैं, फिर बुक इशू हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो सर्कुलेशन डेस्क होती है। एक हो गया कार्ड कैटलॉग कैबिनेट। जो कैटलॉग कार्ड होते हैं ना, पहले जो कार्ड चलते थे, अभी तो ऑनलाइन चलता है ज़्यादातर कैटलॉग वगैरह, बाकी पहले कार्ड होते थे, उनको एक कैबिनेट होता था जिसमें आप स्लाइड करोगे, उसमें छोटे छोटे लंबे लंबे ड्रॉवर होते थे, उनमें कैबिनेट एक जितने भी सारे कार्ड थे वो सारे लगाए होते थे। तो ये हो गए कैबिनेट, कार्ड कैटलॉग कैबिनेट। ठीक। फिर है अगला बुक ट्रॉली। भाई बुक ट्रॉली होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट की जाती है बुकों को। एक ट्रॉली होती है जो रखी जाती है, उसमें किताबें रख के इधर से उधर ले जाया जाता है, क्योंकि ऐसे तो किताब में वजन होता है, अगर बहुत सारी किताबें एक साथ ले जानी तो आप कैसे ले जाओगे, तो उसके लिए एक ट्रॉली यूज़ होती है लाइब्रेरी में। ये तीनों हो गए कि भाई कोई भी फर्नीचर या इक्विपमेंट बता दो आप लाइब्रेरी में। आप भी कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब इवेल्युएशन। भाई आप है ना कार्य मूल्यांकन से क्या समझते हैं, कार्य का मूल्यांकन करना, इससे आप क्या समझते हैं। अभी देख लेते हैं कार्य मूल्यांकन से। ये देखो, जॉब इवेल्युएशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट वर्थ, सॉरी, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश ए फेयर पे स्ट्रक्चर। मतलब सीधा सीधा मतलब यही है इसका कि जॉब इवैल्यूएशन होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक ढांचा होता है, एक है ना ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे अपन क्या करते हैं कि जॉब के अंदर क्या वर्थ है उसका, कितने पैसे देने चाहिए, उससे अपने को आइडिया लगता है कि जॉब की ना एनालिसिस करो, कार्य का मूल्यांकन करो कि भाई जो और जो पास के कार्य है ना उनके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं और इस कार्य के लिए कितने पैसे देने चाहिए। तो ये कार्य को मूल्यांकन करने का तरीका है एक। ठीक है। एक और बात कि यह कर्मचारी का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि ये उस पद का पोस्ट का मूल्यांकन है। अपन नहीं कि कोई कर्मचारी है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, अपन उस पोस्ट का मूल्यांकन कर रहे हैं कि एक सफाई कर्मचारी है तो उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, एक पोस्ट मास्टर है तो उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, उसके जो एलडीसी वगैरह है उनकी इतनी तनख्वाह है, और जो उसके हेड है उनकी इतनी तनख्वाह है तो उनकी कितनी तनख्वाह रखें, उस जॉब के बारे में अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हो गया जॉब इवेल्युएशन। ठीक। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन। भाई जो मेंटेनेंस सेक्शन होता है ना, जो लाइब्रेरी के अंदर जो ध्यान रखता है चीज़ों का, उसके बारे में 2 कोई भी है ना उसके कार्य बताइए। अनुसरण विभाग के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला हो गया सेल्विंग एंड री सेल्विंग। इसका मतलब है कि जो सेल्फ में बुकें लगी हैं उनको वापस करेक्ट ऑर्डर में लगाना, कि भाई पहले जो जितनी भी किताबें हैं ना उनको सेल्फ में रखने का काम किसका है, मेंटेनेंस सेक्शन का है। ये एक मेंटेनेंस वाला काम है कि जहाँ से किताबें ली हैं, जहाँ से उठाई हैं वहीं पे वापस उनको रखना। दूसरा क्या हो गया, बाइंडिंग करना, उनकी मेंटेनेंस करना, मेंडिंग करना, बाइंडिंग करना, रिपेयरिंग द टोन बुक एंड सेंडिंग देम फॉर बाइंडिंग। जैसे कोई कटी फटी बुक है, कोई बुक बच्चा ले गया, उसने कवर वगैरह फाड़ दिया तो उसको वापस से बाइंडिंग करवाना, कोई पेज निकल गए उनको गम लगा के अच्छी बाइंडिंग करना, बुकों को मेंटेनेंस करना। तो मेंटेनेंस सेक्शन के तो यही काम होते हैं भाई। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट पूरे जो साल का लेखा जोखा होता है ना उसे बोलते हैं अपन एनुअल रिपोर्ट, कि भाई इस साल में अपन ने ये काम किया और इसका ये पूरा प्रोसेस है। तो इसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द लाइब्रेरीज एक्टिविटीज अचीवमेंट्स
यूजेज स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटस ओवर ए प्रीसीडिंग ईयर। भाई कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर या फिर कोई भी एक ईयर के अंदर जो लाइब्रेरी उसकी क्या एक्टिविटी है, उसके क्या अचीवमेंट है, क्या उसने ना प्राप्ति की, क्या गतिविधियाँ हैं, उसके क्या आंकड़े हैं, जो उसमें कितना फंड आया था, कितनी उन्होंने बुक परचेज की, क्या बुक खरीद के पैसा जेब में तो नहीं डाल लिया है। तो ये सारा होता है, एक एनुअल रिपोर्ट बनती है जिसमें रिपोर्ट में लिखा जाता है कि हमारे पास इतना इतना फंड आया और हमने ऐसे यूज़ किया। फिर चलते हैं अपन सेक्शन बी पे। ए सेक्शन हो गया कंप्लीट। सेक्शन बी पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई एक है ना ऑर्गेनाइजेशनल, एक संगठन है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताओ, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। तो अपने को पता है कि स्ट्रक्चर में पहले एक टॉप पे ऑफिशियल आते हैं, एक फिर बाद में बॉटम पे आते हैं, फिर और उसके नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर कहना क्या चाहता है, इसे ये कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन हाउ एक्टिविटीज लाइक टास्क एलोकेशन एंड सुपरविजन आर डायरेक्टेड। भाई इसका सीधा मतलब है कार्य का आवंटन और पर्यवेक्षण कैसे किया जा रहा है, कि कार्य को ना कैसे आवंटन कर रहे हैं। पहले एक प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर, तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर हैं, हिंदी इंग्लिश के टीचर हैं, उनको अलग अलग क्लास दे रहा है कि तुम सेवन्थ में पढ़ाओगे फिर एट्थ में। तो वो एक है ना मैनेजमेंट का हो गया वो तरीका, कि कार्यों को आवंटन करना। पीटी वाले सर ने तो आप है ना सुबह आपका ये क्लास का पीरियड है, इसमें आप ये लोगे। तो कार्य का आवंटन, उनकी ड्यूटी का आवंटन करना कि तुम्हें ये ड्यूटी करनी है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, उनको पूरा मेंटेन करना। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। उसमें दो तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तो होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो लाइन स्ट्रक्चर होता है, रेखीय संगठन, रेखीय संगठन होता है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो ये सब पुराना है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, पुराना भी और सिंपलेस्ट भी है। अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई इसमें जो अथॉरिटी होती है ना, जो जिम्मेदारी होती है या जो कार्य की पूरी प्रक्रिया होती है, वो सीनियर से जूनियर की तरफ चलती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है इसमें। डिसीजन आर क्विक बट कैन बी ऑटोक्रेटिक। भाई डिसीजन है ना क्विक तो होते हैं पर ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। अब ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रिटिक का मतलब होता है स्वतः से ही कोई डिसीजन लेना। अगर जैसे टॉप लेवल पे कोई इंसान बैठा है, अगर वो पावर का एब्यूज़ करना चाहता है तो वो ऐसा डिसीजन ले सकता है जो नीचे वालों के फेवर में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर का जो पढ़ाने का टाइम है वो 6 से 8 घंटे है, कि 6 से 8 घंटे बढ़ाएंगे। पर प्रिंसिपल है वो बोल रहा है मेरे को तो सिलेबस करना है 15 दिन के अंदर, आप तो 12 12 घंटे पढ़ाओ और आपको पढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है तो वो सारा डिसीजन जो नीचे वाले एम्प्लॉय उनको मानना भी पड़ेगा। पर ये पावर का अब्यूज़ है एक तरीके से, वो अपने जो शक्तियाँ हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक, कि इसमें डिसीजन होते हैं ऊपर वाले एक तो क्विक होते हैं, कि ऊपर जो टॉप लेवल पे आदमी बैठा है उसको किसी के साथ चर्चा नहीं करनी है, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है, सीधा डिसीजन लेना है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना है अपने को। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया कंप्लीट। फिर चलते हैं दूसरा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइजेशन, लाइब्रेरी डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फंक्शंस। एग्जांपल भाई एक्विजिशन, टेक्निकल और सर्कुलेशन, एक्सपर्ट्स लेड सच फंक्शंस। जैसे अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें स्पेशलाइजेशन, कि भाई विशेषता है ना, जो विशिष्ट ज्ञान है किसी को, तो उसके आधार पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कि तुम्हें ना जैसे बुकों का सर्कुलेशन अच्छा आता है किसी इंसान को, तो सर्कुलेशन फील्ड दे दिया उसे। एक को एक्विजिशन दे दिया, बुक को भाई तू मंगवाएगा, तेरी जिम्मेदारी मंगवाने की है। एक को टेक्निकल दे दिया, उसमें वो क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहा है। एक को मेंटेनेंस दे दिया कि भाई तेरे बुक को संभालना अच्छे से आता है। ठीक। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके कार्य को किया जाता है। बड़े बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें अलग अलग जो विभाग है ना छोटे छोटे, वो बना दिए जाते हैं और वो आपस में मिलके कार्य करते हैं। फिर आ गया तीसरा, तीसरा फॉर्म में क्या आता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है ना रेखीय व कर्मचारी संगठन है, इसमें दोनों को मिला दिया जाता है। लाइन को भी मिला दिया जाता है, और दूसरा डिवीजन मेकिंग पावर्स होती है, वाइल स्टाफ अदरवाइज प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस सपोर्ट। जैसे कि जो टॉप मोस्ट लेवल पे इंसान बैठा है उसको डिसीजन लेने की पावर तो होती है, पर जो नीचे वाला स्टाफ या और होते हैं उनकी एडवाइस से ही कोई डिसीजन लिया जाता है, और उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके अच्छे से काम होता है। तो सबसे बेस्ट तो इसमें कौन सा रहता है, 3 नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3।
मेंशन द वेरियस सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैटलॉगिंग सेक्शन। भाई जितने भी सेक्शन है लाइब्रेरी के अंदर उनके बारे में बात करो, और जो कैटलॉगिंग सेक्शन है उसको बताओ कि उसमें क्या कार्य होता है। देखो कुछ सेक्शन होते हैं लाइब्रेरी के, ये रहे। जैसे हो गया एक्विजिशन सेक्शन। भाई अर्जन विभाग, इसका मतलब होता है कि जो नई किताबें जहाँ से आपको लेनी है, सर्जन होगा ये शायद, पता नहीं, जो भी अर्जन। एक्विजिशन होता है कि आप जहाँ से बुक ले रहे हो, कि आपने एक्वायर की है, कुछ एक्वायर किया है बुकों को लेना। तो लाइब्रेरी में कोई भी मटेरियल आता है, बुक आती हैं, सीडी डीवीडी, कोई भी मटेरियल हो गया लाइब्रेरी में, तो उसको एक्वायर क्या करना है यूज़र के अकॉर्डिंग। भाई अपना जो रीडर है वो क्या पढ़ना चाहता है, उसको कौन सी किताबें चाहिए, तो ये काम है हो गया एक्विजिशन सेक्शन का। फिर आ गया टेक्निकल, जिसको अपन कैटलॉगिंग सेक्शन भी बोलते हैं। जो टेक्निकल सेक्शन होता है उसी के अंदर कैटलॉगिंग सेक्शन भी आता है। तकनीकी है, इसमें सारी जो तकनीक से रिलेटेड होती है ना, जो भी आईटी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। कंप्यूटर वाले हो गए, कैटलॉगिंग के हो गए, कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट भी इसी के अंदर आता है। जैसे अपन ऑनलाइन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कहीं से बुकों का उठाया, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो काम। फिर कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन दोनों किस में आते हैं, टेक्निकल सेक्शन में आते हैं। एक ये बात थोड़ी याद रखना कि भाई आपको पूछे कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग किसके अंदर आते हैं, तो टेक्निकल सेक्शन में आप टिक करके आओगे उसका आंसर। फिर है सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में क्या होता है कि बुकों को इशू करना, रिटर्न करना, किसी बच्चे को बुक देना और उससे ले दी हुई बुक वापस लेना, तो ये कार्य होता है सर्कुलेशन सेक्शन का। फिर आता है रेफरेंस सेक्शन। संदर्भ सेवा होती है ना, जो कि कोई बुक है बच्चों को मिल नहीं रही है तो उनको बुक बुक ढूंढ के देना, हेल्प करना, ये हो गया रेफरेंस सेक्शन के अंदर। फिर आता है पीरियोडिकल सेक्शन। पीरियोडिकल सेक्शन में जो भी न्यूज़पेपर हुए, कोई पीरियोडिकल जर्नल हुआ। पीरियोडिकल का मतलब होता है कि जो समसामयिकी होती है ना, कुछ टाइम से आती हैं, पत्रिकाएं हो गई, कोई भी चीज़ें, कुछ समय होता है उनका फिक्स, कि हफ्ते हफ्ते भर में आती हैं, मंथ में आती हैं, 3 महीने से आती हैं। तो पीरियोडिकल सेक्शन में पीरियोडिकल को मेंटेन करना। फिर आ गया मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन का काम होता है फटी कटी बुकों को ठीक करना, जो स्टॉक में जैसे बुक सेल्फ पे रखी हैं उन बुकों को अच्छे से वापस रखना। अभी ऊपर अपन ने इसके कार्य भी देखे थे, अभी देख लेते। जो टेक्निकल सेक्शन है कैटलॉगिंग वाला, उसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। देखो ये सेक्शन है, एक ब्रिज है किसके बीच में, रीडर और बुक्स के बीच में। कि भाई रीडर आएगा, इस ब्रिज को यूज करेगा और बुक तक चला जाएगा। सीधा सीधा समझे कि रीडर आया लाइब्रेरी में, इस ब्रिज को, इस पुल को यूज़ किया और सीधा किताब तक पहुंच गया। सीधा मतलब है रीडर आएगा, अपनी कैटलॉग देखेगा लाइब्रेरी का, उसको जो बुक चाहिए उस बुक तक वो चला जाएगा। ये काम होता है कैटलॉगिंग और जो टेक्निकल सेक्शन है उसका। अब इसके अंदर कार्य क्या होता है, पहले तो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे, कि पहले अपन ने बुक को एक्वायर किया, कहीं से बुक खरीदी अपन ने, या फिर एक्विजिशन किया बुक का। फिर उस बुक को लेके अपन ने उसका क्लासिफिकेशन किया, उसको कॉल नंबर दिया। कॉल नंबर क्या होता है, कॉल नंबर होता है क्लास नंबर प्लस बुक नंबर। देखो कॉल नंबर इक्वल्स टू, आप याद रखना ऐसे एक लिखिए करो, C+B+C, CBC। क्लास, जो क्लास वर्ड होता है ना वो छोटा होता है, और जो कलेक्शन होता है वो बड़ा वर्ड होता है, तो बड़ा वाला वर्ड बाद में आएगा, ऐसे याद रख लेना। क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, ये होता है कॉल नंबर। फिर आ गया कैटलॉगिंग। देखो पहले तो क्लासिफिकेशन करके बुकों को कॉल नंबर दे दिया, उसके बाद में कैटलॉगिंग करेंगे। जो मेन एंट्री है, एडिड एंट्री है, उनको बनाएंगे, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंट्रियों को एक लिस्ट में लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होती है, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक हेडिंग देना। जैसे कोई किताब है, उसका जो हेडिंग पे नाम लिखा है वो कुछ और बता रहा है, पर किताब हिस्ट्री की है, तो अपन उसके हिस्ट्री सब्जेक्ट हेडिंग दे देते हैं उसको। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बुकों को हेडिंग देना और उनकी इंडेक्सिंग करना। इंडेक्स होता है ना अपने कॉपी में स्टार्टिंग में बना होता है, वैसे ही इंडेक्सिंग करना। फिर हो गया लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है कि जो स्पाइन लेबल होता है या फिर जो फील्ड कार्ड होते हैं वो कैबिनेट में लगाना। एक स्पाइन लेबल क्या होता है, जैसे जो अपनी स्पाइन होती है ना रीढ़ की हड्डी, वैसे ही किताब की भी रीढ़ की हड्डी होती है। वो होती है किताब की साइड वाली साइड में, मतलब आगे से किताब है फ्रंट से, और पीछे से जो साइड में होती है ना, जहाँ से गम लगा होता है, जहाँ से चिपकी होती है किताब, वो होती है साइड, उसको बोलते हैं स्पाइन। उस स्पाइन के ऊपर एक लेबल चिपकता है, जिस पे उसके बारकोड होते हैं, या तो या कैटलॉगिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसका अपन यूज़ करते हैं। तो ये हो गए कार्य किसके, कैटलॉगिंग सेक्शन के, शुरू से लेके लास्ट तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 4। व्हाट इज़ द नेसेसिटी
ऑफ लाइब्रेरी रूल। भाई लाइब्रेरी रूल की क्या आवश्यकता है, लाइब्रेरी में जो नियम है उनकी क्या ज़रूरत है। फ्रेम द मॉडल रूल फॉर लाइब्रेरी फॉर इशू एंड रिटर्न ऑफ द बुक। भाई बुकों का ना इशू रिटर्न करने के अंदर कौन से रोल महत्वपूर्ण है या काम आते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि भाई लाइब्रेरी में जो नियम है ना उनकी क्या आवश्यकता है। देखो, जो रूल इंश्योर डिसिप्लिन, पहली बात तो देखो कहीं भी नियम वर्ड आ जाए तो डिसिप्लिन तो आएगा ही, नियम है तभी तो डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन से ही कोई कार्य सही ढंग से होता है। डिसिप्लिन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी प्रॉपर्टी। अगर एक नियम होगा तो डिसिप्लिन आएगा चीज़ों में। दूसरा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा। अगर एक नियम होगा कि आपको सभी को इक्वली ट्रीट करके, सबको एक जैसे मतलब ट्रीट करके बुकें देना है। अगर मान लो कोई अमीर है, कोई गरीब बच्चा है, तो एक अमीर बच्चा आएगा, ऐसा नहीं कि आप उसको तो हाँ बेटा तेरे को कौन सी बुक चाहिए, गरीब आएगा तो रुक एक बार तेरे को तो थोड़ी देर बाद में मिलेगी, ऐसे नहीं करना है। सबको है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। दूसरा है कि जो लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी नियम होते हैं कि आप लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करोगे, किताबों को फाड़ोगे नहीं। अगर फाड़ दी किताब ने या घुमा दी तो उसका चार्ज भी लगता है। तो ये कुछ नियम बनाए होते हैं, जैसे दे इंश्योर एवरी रीडर गेट्स हिज बुक। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हर जो पाठक है उसको अपनी पुस्तक मिले। तो ये भी नियम है जिस नियम से सारी चीज़ें चलती हैं। अब अपन समझते हैं कि भाई मॉडल रूल क्या क्या हैं इशू और रिटर्न के अंदर। पहली बात तो इशू हो रहा है जो, उसमें लोन पीरियड होता है सबसे पहले तो, कि भाई कितने दिन के लिए बुक दे रहे हैं। बुक्स आर इशू फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days फॉर स्टूडेंट एंड 30 days फॉर फैकल्टी। भाई ये बेसिक चल रही है अपन बात, किसी अलग से कोई लाइब्रेरी की बात अलग से नहीं कर रहे हैं। ये नॉर्मल जो जनरल बातें होती हैं वो कर रहे हैं अपन। कि पहले तो लोन पीरियड होता है कि किताब 14 दिन के लिए तो बच्चों को दी जाती है पढ़ने के लिए, और 30 दिन के लिए जो अध्यापक हैं उनको दी जाती है। फिर रिन्यूअल्स। अगर बुक का ना कैन बी रिन्यूड वंस इफ़ दे नो प्रेसिडिंग रिजर्वेशंस। अगर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन मतलब कि जो किताब मैंने ली है वो अगर किसी दूसरे बच्चे ने नहीं मांगी अभी तक, तो वो बुक मैं एक बार और उसको रिन्यू करा सकता हूँ। इसका मतलब मैं 14 दिन के लिए वापस से उसका टाइम बढ़ा सकता हूँ। और टीचर है तो वो 30 दिन के लिए है तो 30 दिन का वापस से करवा सकता है। फिर चलते हैं तीसरा, ओवर ड्यू चार्जेस। अगर मैं बुक टाइम पे नहीं लौटा रहा हूँ, मेरे को 14 दिन मिले कि आपको 14 दिन दिए जाते हैं बुक पढ़ने के लिए, मैं 14 दिन के अंदर बुक नहीं लौटाता और मैं वापस रिन्यू करवा लेता हूँ कि मेरे को 14 दिन और दे दो आप, और कोई भी दूसरा जना उस किताब को नहीं यूज़ करना चाहता, तो मेरे को 14 दिन और मिल गए। उसके बाद में फिर भी मैं बुक नहीं लौटा रहा हूँ, और जब लौटाने आऊँगा तब मेरे लगेंगे ओवर ड्यू चार्जेस। भाई फाइन लगेगा। ए फाइन ऑफ 1 रुपी पर डे विल बी चार्जेज आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट निकलने के बाद में 1 रुपया लगता है पर दिन का। जैसे अपने बिल होता है ना, या फिर जो स्कूल की फ़ीस होती है, अगर गवर्नमेंट स्कूल की आपने फ़ीस वगैरह KVS NVS इनकी फ़ीस अगर आपने देखी हो, तो इनके जैसे ही टाइम निकल जाता है, 15 या 20 दिन का टाइम होता है फ़ीस जमा करवाने का, उसके बाद में चार्जेस लगने लगते हैं कि आपके 100 रुपये 200 रुपये पेनल्टी लगेगी अब आपने टाइम पे जमा नहीं करवाई फ़ीस। फिर आता है चौथा पॉइंट, जो क्या बोल रहा है अपने को, कंडीशन चेक। कंडीशन चेक में होता है बोरोवर्स मस्ट चेक द बुक कंडीशन बिफोर बोरोइंग। जो बुक ले जा रहा है उससे पहले उसको बुक की कंडीशन देखनी है, और अदरवाइज एट दी दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। जैसे कि अगर कोई बुक है, उसके स्टार्टिंग के 3-4 पेज फटे हुए हैं, मैं बुक लाइब्रेरी से ले जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सर देख लो 3-4 पेज तो स्टार्टिंग के फटे हुए हैं। तो हाँ सर बोलेंगे ठीक है मैंने लिख दिया 3-4 पेज तो फटे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बुक को वापस ला रहा हूँ, 3-4 पेज फटे हुए हैं, कोई नहीं मैंने दे दिया। अगर मैं जाते वक्त सर को दिखा के बुक, या फिर नहीं गया लाइब्रेरियन को, अगर मैंने बुक नहीं दिखाई और सीधा ही मैं बुक ले गया, वापस आऊँगा तो सर बोलेंगे 3-4 पेज किसने फाड़े भाई। मैं बोलूँगा पहले से फटे हुए थे, तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी और मेरे ऊपर फाइन लगेगा फिर। पांचवा है कि ID कार्ड। देखो, बुक विल बी ओनली इशूड वंस द प्रोडक्शन, जो उसका वैलिड ID कार्ड होती है लाइब्रेरी की, वो पाया जाए। कि बुक है ना हर किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते कि कोई भी, कि ये एकेडमिक लाइब्रेरी की वैसे बात चल रही है और पब्लिक भी यही फॉलो करता है वैसे तो, कि कोई भी यूज़र आ रहा है तो उसको लाइब्रेरी का जो एक्सेस है या पास है वो होना चाहिए उसके पास। अगर तब तक लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं है उसको बुक नहीं मिलेगी। तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेने के बाद में ही किताब मिलती है आपको। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 पे।
डिस्कस द नीड एंड फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। भाई लाइब्रेरी कमेटी के क्या क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, वो सारी चीज़ें बतानी है अपने को। लाइब्रेरी लाइब्रेरियन कैन नॉट मेक ऑल पॉलिसी डिसीजन अलोन। जो लाइब्रेरियन है वो खुद अकेला सारे डिसीजन, कोई पॉलिसी बनाना, वो सारे काम खुद अकेला नहीं कर सकता। अ कमेटी सर्व्स लाइक अ लिंक बिटवीन लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट यूज़र। एक लाइब्रेरी की कमेटी होती है जो वो एक ब्रिज की तरह काम करती है यूज़र के बीच में और लाइब्रेरी के बीच में। इट हेल्प इन सिक्योरिंग द फंड एंड फ्रेमिंग पॉलिसी। भाई क्या पॉलिसी बनानी है, कैसे नियम बनाने हैं, कैसे फंड आएंगे उनको यूज़ करना है, ये सारी बातें कौन बताता है, ये बताती है लाइब्रेरी कमेटी बताती है। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को बनाना। पहली बात तो कि भाई क्या कानून कायदे हैं, मेंबरशिप की क्या चार्जेस होंगे, कितने दिन तक बुक इशू की जा सकती है, या फिर कितने रीडर आप ले सकते हो मैक्सिमम, जो अगर लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रहे हैं उनका चार्ज क्या होगा, ये सारे जो भी पॉलिसी होती है वो बनाती है। बजट को अप्रूवल करती है कि किस किस चीज़ का बजट कहाँ कहाँ कैसे और यूज़ होना चाहिए। फिर स्टाफ सिलेक्शन करती है। जो स्टाफ होता है लाइब्रेरी के अंदर उसको भी सिलेक्ट करने का काम लाइब्रेरी कमेटी का होता है, कि कमेटी डिसाइड करती है कि ये वाला स्टाफ ठीक है, इन 5 बच्चों में से एक बच्चे को लेना है, तो कौन क्वालिफाइंग है, किसके पास स्किल है, किसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उस बेसिस के ऊपर लाइब्रेरी कमेटी एक यूज़र को ले लेती है। फिर है बुक सिलेक्शन। भाई बुक सिलेक्शन क्या कहता है, अप्रूविंग द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंशन बुक और जनरल। भाई जो बुक और जनरल है उनको कैसे बढ़ाना है, उनके लिए क्या क्या बुक सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर भी जो लाइब्रेरी कमेटी है वो क्या देती है उसमें अपनी तरफ से बताती है कि ये वाली बुकें ये बेस्ट रहेंगी, या फिर एक सेलेक्ट भी करती हैं वो। ठीक है। फिर है ग्रीवेंसेस, जिसके अंदर अगर किसी को कोई कंप्लेन हो अगर यूज़र को और कोई सजेशन हो, तो भी वो लाइब्रेरी कमेटी ही लेती है उनसे कि भाई है ना ये कंप्लेन है लाइब्रेरी के बारे में, तो लाइब्रेरी कमेटी उस पर एक्शन लेती है। ये भाई कार्य हो गए किसके, लाइब्रेरी कमेटी के। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा, एक्सप्लेन द सिलेक्शन टूल फॉर नॉन प्रिंट मटेरियल। भाई नॉन प्रिंट मटेरियल है ना, अगर सीडी डीवीडी, उनके लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे। प्रिंट मीडियम तो होते हैं जिनको प्रिंट किया जाता है, नॉन प्रिंट होते हैं कि जो प्रिंटेड नहीं होते, सॉफ्ट कॉपी होती है एक तरह से। इसमें नॉन प्रिंट में कौन कौन आता है, ई बुक आती हैं, जो ऑडियो विजुअल एड है वो आती है, सीडी आती है, माइक्रोफोम आती है, और सारी चीज़ें आती हैं। इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे अपन, तो पहला तो है पब्लिशर्स कैटलॉग। एक पब्लिशर होता है उसका कैटलॉग होता है, वो दिखाता है कि आपको कि मेरे पास ये सारी ऑनलाइन चीज़ें, आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। जैसे अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उससे पहले अपने को मेन्यू मिलता है, वो भी एक टाइप का कैटलॉग होता है। उसमें हर डिश के आगे प्राइस लिखा होता है, और लिखा होता है कि क्या क्वांटिटी है, कितने जनों के लिए सफिशियंट होगा, क्या क्या इसमें डाला गया है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी उसमें भी एक लिस्ट होती है पूरी। तो वैसे ही जो पब्लिशर होता है उसके पास पूरी लिस्ट होती है कि ये मेरे पास जनरल है, ये सीडी रोम या ऑडियो विजुअल एड है, इनको आप लेना चाहो तो ये इनकी प्राइस है। जैसे वेंडर है, कुछ एल्सवेयर है या स्प्रिंगर है, या फिर है ना कोई मल्टीमीडिया कोई प्रोड्यूसर कोई कंपनी है, तो इन ये वेंडर होते हैं, ये पब्लिशर कैटलॉग होते हैं इनके पास, जिन पे जाके अपन उनका कैटलॉग देख के डिसाइड करते हैं। फिर है प्रोफेशनल रिव्यूज़, कि जो प्रोफेशनल आदमी होते हैं ना, स्कूल लाइब्रेरी जनरल दैट रिव्यू एवी, जो ऑडियो विजुअल मटेरियल होती है उनको बुक लिस्ट और स्कूल लाइब्रेरी जनरल होती हैं वो क्या करती हैं, रिव्यू करती हैं। रिव्यू जैसे कि अच्छा है, नहीं है, बुरा है, कैसा है, इनके बारे में अपनी विचार लिखती हैं। वो तो है जो प्रोफेशनल अच्छे आदमी होते हैं जैसे जिनको फील्ड का नॉलेज होता है, वो देते हैं उसका रिव्यू। फिर होता है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग क्या होता है, रिक्वेस्ट ए डेमो और ट्रायल। जैसे एक डेमो और ट्रायल भी अपन ले सकते हैं। आजकल जैसे बच्चे करते हैं ना कि सर ये वाला कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये वाला किसी सर ने लॉन्च किया तो सर डेमो दो, 3 दिन का, 3 क्लासेस 5 क्लासेस का डेमो दो, हम देखें कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें लेना या नहीं लेना, वो वाली चीज़ें। फिर आगे नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगर नेशनल बिब्लियोग्राफी है वो भी अपने को गाइडेंस देता है कि कौन से नॉन बुक मटेरियल हैं, सॉरी नॉन प्रिंटेड मटेरियल हैं, वो सेलेक्ट करने चाहिए। फिर आ गया ऑनलाइन डेटाबेस, जैसे वर्ल्ड केट है, उसमें सारे बहुत सारे फॉर्मेट हैं किसके, नॉन प्रिंट मटेरियल के, वहाँ से भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए कुछ सिलेक्शन टूल किसके, नॉन प्रिंट मटेरियल के। फिर चलते हैं अपन आगे, डिफाइन बजट एंड डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक्स। भाई बजट क्या होता है ये बताओ आप तो।
बजट क्या होता है? आपको बजट पे एक बात बताऊं, अपना जो भारत का संविधान है ना, उसमें कहीं बजट वर्ड नहीं लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, कि एक फाइनेंस का स्टेटमेंट पूरा, वो बजट जो वर्ड है ना, शब्द, वो अपने संविधान में नहीं लिखा गया है। डिफाइन बजट, देखो बजट क्या होता है, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैंने पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला ना, अभी वही लाइन आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड यूजुअली 1 ईयर। इट इज़ अ प्लान फॉर फाइनेंशियल एक्शन। इसका क्या मतलब होता है? ये बजट है ना, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लिखा होता है कि जैसे पिछले साल में पूरे देश ने इतने पैसे कमाए, सरकार ने इतना टैक्स में से, जितने भी सरकार की कमाई कैसे होती है, टैक्स से होती है। अगर आप खुद बिस्किट लेने या फिर कुछ भी है ना सामान लेने जा रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, तो उस पर भी टैक्स लग रहा है, वो भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट पूरे साल के अंदर पैसे टैक्स से कमाती है, रोड टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, पता नहीं कितने कितने टैक्स लगते हैं। उन सारे टैक्स से जो पैसा कमाती है उसको फिर एक्सपेंडिचर करना होता है, उसको खर्च करना होता है। तो कहाँ आप कैसे खर्च करोगे? अगले 1 साल में, आने वाले साल में आपके पास लगभग इतने पैसे आएंगे, और इतने पैसे में से लगभग आप कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करोगे, उसे ही अपन बोलते हैं बजट। तो सेम यही लाइब्रेरी के लिए होता है, कि लाइब्रेरी के अंदर इतने पैसे, इतने फंड आने वाले हैं, और आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत है खर्च करने की, वहाँ आप खर्च करते हो। पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक फोरकास्टिंग। इट ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एडवांस बेस्ड ऑन दी पास्ट ट्रेंड। भाई जो पीछे का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर ये प्रिपेयर होता है, और ये एडवांस में ही बना लिया जाता है। फिर है टाइम बाउंडेड। भाई इसमें एक ना टाइम होती है, फिक्स पीरियड होता है, कि 1 साल 2 साल जितना भी फिक्स पीरियड है ना, जैसे जनरली 1 साल का होता है तो फिक्स पीरियड भी होता है इसके अंदर। फिर होता है बैलेंस। इट एम्स टू बैलेंस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। भाई जितनी लागत हो रही है, जितना अपने खर्च आ रहा है, जितना अपन ने कमाई की और जितना अपन खर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक है ना बैलेंस होना चाहिए, कि अपन कमा तो रहे हैं 100 रुपये और उड़ा रहे हैं 150 रुपये, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। इट शुड बी हैव सम स्कोप एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उस समय कुछ एडजस्टमेंट अपन कर सकें, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कि आपने सभी फंड एकदम नेक टू नेक सारे के सारे फंड एलोकेट कर दिए, सभी सभी फील्ड को फंड फंड दे दिए, पर अचानक मान लो लाइब्रेरी के अंदर पानी घुस गया, बारिश आ गई, आपने सारे फंड दे दिए अलग अलग जगह, कि ये फंड है आपके, अचानक लाइब्रेरी में पानी आने लगा, तो आप देखोगे यार लाइब्रेरी में पानी आ रहा है, किताबें ख़राब हो गई, स्टूडेंट नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो उस पानी को रोकने के लिए पहले आप इलाज करोगे, कि वो बाकी से फंड उनको दोगे। तो आप जो इमरजेंसी में सिचुएशन हुई है उसको इलाज करोगे पहले उसका। फिर है कंट्रोल टूल। इट हेल्प्स टू मोनेटाइज, जो स्पेंडिंग वगैरह है उसको मोनेटाइज करना, और वेस्ट, जो वेस्ट में जा रहा है उसको रोकना, कि पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, और अच्छे से ना उस पर ध्यान रखना कि कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, बजट का बहुत अच्छा रोल होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन नीड, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। जो स्टॉक होता है अपना, लाइब्रेरी में स्टॉक किसको बोलते हैं, जो किताबें होती हैं उन्हीं को स्टॉक बोलते हैं अपन। तो स्टॉक को वेरीफाई करना, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका मतलब हुआ, स्टॉक वेरिफिकेशन इज अ फिजिकल चेकिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल अगेंस्ट द ऑफिशियल रिकॉर्ड। जैसे एक्सेशन रजिस्टर, जो रिकॉर्ड लाइब्रेरी के पास है उससे फिजिकल कलेक्शन को मैच करना, कि अपने पास 10,400 किताबें हैं, ये तो हो गया रिकॉर्ड, कॉपी में लिखा हुआ है 10,400 किताबें हैं, पर उसको मैच भी करना, क्या एक्चुअल में लाइब्रेरी के पास 10,400 किताबें पड़ी हैं? आपने चेक किया तो भाई किताबें तो मिली 10,000, बोले 400 किताब, बोले 400 तो गुम गई, या बच्चों के पास है, ऐसे। वो हो गया स्टॉक वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको अपन। पहला तो इसका भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव या नीड है, टू फाइंड आउट द मिसिंग बुक्स। भाई जो खो गई है ना उन बुक का पता लगाना, आइडेंटिफाई द डैमेज बुक्स नीडेड रिपेयर। इससे ना जो कटी फटी टूटी बुक हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना, पता लगाना। टू अपडेट द कैटलॉग रिकॉर्ड, रिमूविंग कार्ड ऑफ लॉस्ट बुक। जैसे कोई बुक गुम गई है तो उसको लिस्ट से हटा देना, और जो कैटलॉग है उसका रिकॉर्ड को अपडेट कर देना। एडवांटेज क्या क्या है, लाभ क्या क्या है? कलेक्शन मैनेजमेंट हो जाता है एक तो इससे, सारा रिकॉर्ड रहता है कि कैसा कलेक्शन है अपने पास, क्या क्या है अपने पास, कीप ऑल द रिकॉर्ड क्लीन एंड रेलिवेंट। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। इट हेल्प्स लाइब्रेरी स्टाफ टू स्टे अलर्ट रिगार्डिंग सिक्योरिटी, कि अगर अपनी लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके थ्रू उसका दायित्व है ना, वो भी पता चलता है। फिर है स्पेस मैनेजमेंट।
अगर वीडिंग आउट कर देंगे कुछ जो मटेरियल काम में नहीं आ रहे तो अपने पास और स्पेस बन जाएगा और वहाँ पे अच्छी किताबें और रख सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ों में क्या आता है, काम आता है स्टॉक वेरिफिकेशन। फिर चलते हैं बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रबंधन की वो बताओ आप। तो प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये रही, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये वाली बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट का आपका पेपर है तो आपको ये वाली बात लिख के आनी है। ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। प्रबंधन लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। ये बात कही किसने, पहली बात तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है। भाई जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये किसने दिया, ये दिया था मेरी पार्कर ने। मेरी पार्कर। जैसे पीटर पार्कर होता है ना स्पाइडरमैन का असली नाम, वैसे ये मेरी पार्कर है जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये ना प्रबंधन लोगों के माध्यम से काम करवाने की एक कला है। तो आप प्रबंधन को तो एक लाइन से ही समझ गए। अब इसकी देख लेते हैं कुछ विशेषताएं कि प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली तो होगी गोल ओरिएंटेड। भाई लक्ष्य निर्धारित होता है ये प्रबंधन। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं कुछ अलग हर ऑर्गेनाइजेशन के। उस गोल को अचीव अचीव करने के लिए सबका मैनेजमेंट और प्रबंधन किया जाता है। फिर है यूनिवर्सल, अप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी, स्कूल, कंपनीज, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल होता है। हर जगह प्रबंधन तो करना ही करना पड़ता है। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई ये सतत क्रिया है कि भाई एक बार हो गई आपने, बार वापस नहीं करना। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार करना पड़ेगा। बार बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग आपको करती ही रहनी पड़ेगी। फिर बाद में मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें ना ड्रॉ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। मतलब ये बहु है ना विषयिक है। इसमें कल अलग अलग विषय को यूज़ करके हर एक विषय का एक्सपर्ट, ऐसे मान लो आपकी बहुत सारे विषय का एक्सपर्ट बंदा होता है ना, वही मैनेजमेंट कर पाता है। फिर है intangible force। intangible force management cannot be seen but it affect successful और failure is felt। भाई मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो कि भाई या तो ये फेल हुआ है, इफेक्ट देख सकते हो, उसका प्रभाव क्या पड़ा है वो आप देख सकते हो। फिर अपन चलते हैं सेक्शन नंबर सी पे। बी सेक्शन में वैसे आपको क्वेश्चन करने कितने हैं, 4%। देखो आपको 4 करने और मिलते कितने हैं आपको, 3, 3, 6, 7, 8। 8 में से 4 करने हैं आपको सेक्शन बी के अंदर। और सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 4 में से 2 करने हैं 4 में से। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। भाई लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट है और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या फ़र्क है। लाइब्रेरी जो प्रबंधन एवं लाइब्रेरी प्रशासन, उसमें क्या फ़र्क है, उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है वो बताओ आप। तो ये देखो, मैं आप बढ़िया सी टेबल लाया हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कि हो गया इसमें क्या क्या फ़र्क है वो। ऑफन यूज इन इंटरचेंजेबल, देयर आर डिस्टिंक्टिव थ्योरी बिटवीन दीज एडमिनिस्ट्रेशन, शासन एंड प्रबंधन। अब देख लो भाई प्रशासन होगा और जो प्रबंधन होगा उसमें क्या क्या फ़र्क है। पहले तो लेवल की बात कर लेते हैं। टॉप लेवल फंक्शन ओनर, बोर्ड और मिनिस्ट्री। इसमें जो शीर्ष लेवल होता है ना, सबसे ऊपर वाला स्तर, उसका कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। जो प्रशासन का कार्य होता है वो कौन करता है, जैसे ओनर है, कोई बोर्ड है या कोई मिनिस्टर है, वही करता है प्रशासन का कार्य। लाइब्रेरी के फील्ड में अगर देखें अपन, तो जैसे कोई प्राइवेट लाइब्रेरी तो उसका जो ओनर है वही उसका प्रशासन है, वो जो उसका मालिक है वही उसका पूरा है ना प्रशासन का काम करेगा। ठीक है। या फिर जो स्टेट वाली लाइब्रेरी है उसमें कोई मिनिस्टर है तो वो काम करेगा। फिर चलते हैं अपन मैनेजमेंट में, प्रबंधन पे। हाँ, मैनेजमेंट क्या बोलता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल फंक्शन है लाइब्रेरियन मैनेजर। जो इसमें जो लोग आते हैं ना वो या तो मिडिल लेवल के आते हैं या लोअर लेवल के आते हैं। इससे नीचे वाला स्तर होता है ये। ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे वाला स्तर होता है। इसमें तो ऊपर ऊपर वाले लोग आ गए, सबसे टॉप वाले, उसके बाद में उसके नीचे वाले जो मैनेज करते हैं चीज़ों को वो लोग आ गए। फिर चलते हैं कार्य पे।
थिंकिंग फंक्शन पॉलिसी मेकिंग और डिटरमाइंस व्हाट टू डू। भाई क्या करना है, कैसे करना है, सोचने का काम होता है सारा। किसका काम होता है भाई? सारा काम सोचने का होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो काम होता है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो करने का काम होता है। वो लोग तो सोचते हैं और ये करते हैं। डूइंग फंक्शन एग्जीक्यूशन डिटरमिन हाउ टू डू। भाई वो तो बोल रहे हैं कि क्या करें, क्या करना है, और ये बोल रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। फिर आगे स्कोप। स्कोप है फ्रेम्स ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड गोल्स। भाई ये सारे ना उद्देश्य नीतियाँ इनको बनाते हैं, पर ये क्या करते हैं, उन उद्देश्य नीतियों को करते हैं, ये उसके ऊपर कार्य करते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्सिटी जो सिंडिकेट डिसाइड्स टू ओपन अ न्यू लाइब्रेरी विंग। जैसे यूनिवर्सिटी के हेड वगैरह हैं, उनकी कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि एक लाइब्रेरी की नई विंग खोल दी जाए। विंग का क्या मतलब होता है कि लाइब्रेरी की एक और है ना, एक बिल्डिंग मान लो आप कि एक और बिल्डिंग खोल दिया जाए जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, उसका कोई अलग निर्धारित कार्य होगा, उस पर वो काम करेगी। पर मैनेजमेंट का क्या काम है? द लाइब्रेरियन हायर स्टाफ एंड बायज बुक फॉर दैट विंग। जैसे मान लो आपने कोई मेडिकल की एक नई विंग खोल दी। पहले लाइब्रेरी चल रही थी यूनिवर्सिटी में, अभी बोल रहे हैं कि है ना मेडिकल विंग और खोलेंगे लाइब्रेरी की, जिसमें सारी मेडिकल की बुकें होंगी। तो ये डिसीजन तो ले लिया कमेटी ने कि एक और विंग खोलेंगे अपन, ज़रूरत है अपने को। पर जो काम होगा ना मैनेजमेंट का, प्रबंधन का काम होगा जो, वो काम होगा वो सारी बुकों को लाना, स्टाफ को लाना, बिल्डिंग को कैसे है ना जो यूज़ करना है प्रॉपरली, वो मैनेजमेंट का काम होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छे से टेबल बना के आना। एक और बात, हमेशा मार्क्स ज़्यादा लिखने वाले को नहीं मिलते, जो अच्छे से लिख के आता है प्लस एक्सप्लेनेशन करके आता है। कि टीचर है, मान लो पढ़ रहा है, उसको एक टेबल मिली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऐसे लिखी हुई, वो लेवल देखेगा टॉप मिडिल, हाँ क्या बात है, थिंकिंग डूइंग इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है, ऐसे किया उसने, और पूरे में से पूरे नंबर दे गया। चाहे आप नीचे वाली आगे का पीछे का कुछ ही मत लिखो चाहे। ठीक है, तो आप है ना रिप्रेजेंटेशन है जो वो अच्छे से करके आओगे वहाँ पे। वहाँ पे कैसे आपको आपकी कॉपी को दिखाना है टीचर को, ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया राइटिंग में अच्छे से टेबल बना के, फाई चार्ट फ्लो चार्ट बना के, तो आपके नंबर कुछ और बेहतर आएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है ना, उसका काम होता है, वो हेड होता है, ठीक है, वो ब्रेन को दर्शाता है। और जो मैनेजमेंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हैंड को, एक्शन को दर्शाता है वो। ठीक है, ये तो दिमाग को दर्शाता है और ये हाथों को दर्शाता है कि ये तो दिमाग सोचने वाला काम और ये करने वाला काम है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एन अक्षरशन रजिस्टर। भाई जो अक्षरशन रजिस्टर है उसका क्या काम है, उसमें कितने कॉलम होते हैं और कैसे उसके अंदर यूज़ में लिया जाता है उसको। तो ये एक रजिस्टर होता है, सीधी सीधी बात है। जैसे अपना स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वैसे ही रजिस्टर होता है सेम। Accession register is a permanent record of the library. It is a chronological list of the all books added to the library. इसका क्या मतलब हुआ कि जो डे वन जिस दिन लाइब्रेरी ओपन हुई थी, उस दिन जो किताबें हुई थी, वहाँ से लेके अब तक की जितनी भी किताबें होती हैं, उन सब की एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट होती है कि सबसे पहले मेरे पास ये वाली बुक ली थी मैंने, फिर मैंने ये वाली ली, फिर मैंने ये वाली ली, फिर मैंने ये वाली ली। उन सारी बुकों की एंट्री होती है। एक यूनिक कोड भी मिलता है जिसको अपन एक्सेशन जो नंबर होता है वो बोलते हैं अपन। फिर होता है लीगल डॉक्यूमेंट। इट सर्व्स एज लीगल प्रूफ ऑफ द एसेट। भाई अपने पास क्या क्या एसेट है, क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, इसका एक लीगल प्रूफ होता ही है। बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट हेल्प इन काउंटिंग द टोटल कलेक्शन स्ट्रेंथ। इसमें ना टोटल कलेक्शन को काउंट करने में भी मदद करता है, क्योंकि अब जब से लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक की सारी बुकें लिख रखी हैं अपन ने कि इतनी इतनी बुक मैंने ली हैं, तो ये गिनने में मदद करता है। स्टॉक वेरिफिकेशन। भाई जांचना है अगर स्टॉक को, कौन सी बुक है कौन सी नहीं है, तो उसमें भी काम करता है ये। हिस्ट्री। इट टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बुक्स। भाई ये हिस्ट्री बताता है, क्या बजट थी, क्या प्राइस थी, कब बुक ली थी, सारी जो इतिहास की जानकारी होती है लाइब्रेरी की वो भी देता है। अब देख लेते हैं इसमें कॉलम कितने होते हैं। भाई जनरली जो स्टैंडर्ड है ना उसमें 14 कॉलम होते हैं, और वैसे 15 कॉलम भी होते हैं। तो अपन 14 कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो होता है डेट। डेट होता है कि भाई किस डेट को ये वाली बुक ली थी, तो अपन बुक की क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। दूसरा है एक्सेशन नंबर। एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है बुकों को।
जनरली है ना, ये एक सीरियल नंबर होता है सीधा, कि पहली बुक को 1 दे देते हैं, दूसरी को 2, तीसरी को 3, और जो अभी जो लेटेस्ट बुक है, जैसे मान लो 50,000वीं बुक है तो उसको 50,000, अगली बुक है तो 50,000 एक। तो ये जनरली हर लाइब्रेरी में 1, 2, 3 की फॉर्मेट में एक सीरियल नंबर की तरह चलता है। तीसरा आ गया ऑथर। भाई जो कलेक्शन है या जो किताब है उसका ऑथर कौन है। चौथा आ गया टाइटल क्या है किताब का। पांचवा भाई कौन एडिटर है उसका। छठा किसने पब्लिश की। प्लेस एंड ईयर, भाई कौन सी ईयर की और कहाँ पे पब्लिश हुई है, प्लेस कौन सा है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। कितने पेज हैं उसके अंदर या कितनी वॉल्यूम है उसकी। सोर्स क्या है उसका, वही जो जहाँ से अपन ने परचेज़ किया ना, कहाँ से परचेज़ हुई है बुक, उसका सोर्स क्या है। फिर उसकी कॉस्ट, भाई कितने रुपए लगे परचेज़ करने में। और क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नंबर देते हैं जिसको क्लासिफिकेशन करके बुक नंबर भी लिखा जाता है। और बाइंडिंग, कि भाई बाइंडिंग और जो पेपर हुआ है उसके उसके कोड होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। फिर है चौथा सेक्शन रिमार्क। भाई अगर इस बुक के बारे में कोई रिमार्क है कि भाई ये गुम गई है या फिर विड्रो है, कोई भी रिमार्क है इस बुक के बारे में कि इसको ध्यान से रखना है, या फिर ये बुक है ना फलां 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 ने डोनेट की थी, या कोई भी रिमार्क है वो इसमें लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन क्या करता है, डिस्क्राइब द न्यूवर्क्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है, वही होता है जो इशू और रिटर्न होता है। ठीक है, जो नेवार्क है ना उसका नियम बताओ। एक नेवार्क भाई साहब थे, उन्होंने है ना इशू रिटर्न के लिए अपना एक सिस्टम बताया था कि इस तरीके से इशू रिटर्न कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये नेवार्क जो एक जगह का नाम है, न कि एक इंसान का नाम है, मैंने गलती से बोल दिया। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय जॉन कॉटन डाना। भाई जॉन कॉटन डाना ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1900 के अंदर। ये बात है इम्पोर्टेंट, जॉन कॉटन डाना ने इंट्रोड्यूस किया था 1900 के अंदर। और ये नेवाक जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पे न्यू जर्सी यूएसए के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मैनुअल सिस्टम। ये सबसे है ना प्रचलन में रहने वाला और सबसे जो मैनुअल सिस्टम है वो है ये, मतलब इसमें सारा काम हाथों से ही करना पड़ता है अपने को। मटेरियल रिक्वायर्ड, देखो इसमें 3 कार्ड होते हैं, एक तो बोरोवर कार्ड होता है, एक बुक कार्ड होता है और एक डेट स्लिप होती है। बोरोवर कार्ड होता है उसमें गिवन टू द मेंबर कंटेन्स नेम एंड आईडी। भाई एक ये बोरोवर कार्ड दिया जाता है मेंबर को, जो बुक ले जाने वाला है ना, जो रीडर है सारे उनको दिया जाता है। इसमें उसकी नाम आईडी वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये मेंबर के पास होता है। दूसरा हो गया बुक कार्ड। बुक कार्ड केप्ट इन द बुक पॉकेट कंटेन्स एक्सेशन नंबर टाइटल, जो सारी डिटेल है बुक के अंदर ही लगा होता है, ये बुक की पॉकेट में। बुक के जो पहला पेज है उसके पीछे जस्ट पीछे लगा देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं बुक कार्ड। तीसरा हो गया डेट स्लिप, पेस्टेड ऑन द बुक टू स्टैम्प ड्यू डेट। बुक होता है उसी के ऊपर पेस्ट की जाती है, वो बुक का जो दूसरा पेज है उसी के ऊपर डेट स्लिप जो स्टैम्प होती है या डेट स्लिप होती है वो लगाई जाती है। अब देख लेते हैं भाई इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको बुक को इशू करना है, पुस्तक अगर देना है, चार्जिंग करना है अपन, अगर अपन को, तो क्या 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 करेंगे। पहले यूज़ करेंगे यूज़र प्रेजेंट्स बुक एंड बोरोवर कार्ड। जो यूज़र आता है लाइब्रेरी के अंदर, जो बुक लेने जा रहा है, वो खुद का कार्ड देगा प्लस किताब देगा कि मेरे को ये मेरा कार्ड रहा, ये मेरी किताब रही, मेरे को ये वाली किताब चाहिए। स्टाफ करेगा रिमूव बुक कार्ड फ्रॉम दी बुक पॉकेट। जो बुक पॉकेट होती है, एक पाउच बना होता है बुक के अंदर ही, वहाँ से बुक कार्ड तो निकाल लेगा, जो किताब के अंदर कार्ड था वो निकाल लेगा। स्टाफ राइट्स और स्टैम्प ड्यू डेट ऑन दी एंड मास्टर आईडी ऑन दी बुक। जो कार्ड है उसके ऊपर उसकी ड्यू डेट लिखेगा बुक के ऊपर। स्टाफ स्टैम्प ड्यू डेट ऑन दी डेट स्लिप इनसाइड बुक। भाई डेट स्लिप उसमें डाल देगा कि ये आपकी 14 दिन की ड्यू डेट है और ये मैंने डाल दी। स्टाफ स्टैम्प ड्यू डेट ऑन दी बोरोवर्स कार्ड। भाई बोरोवर का जो कार्ड है ना, जहाँ पे उसकी आईडी नाम वगैरह लिखा है, उसके ऊपर भी ड्यू डेट डाल देगा कि भाई इसकी ड्यू डेट है 14 तारीख, ऐसे करके। द बुक कार्ड इज फिल्ड इन द लाइब्रेरी ट्रे बिहाइंड द ड्यू डेट स्लिप। भाई ड्यू डेट स्लिप से पीछे बुक कार्ड होगा जो, वो लगा के लाइब्रेरी ट्रे के अंदर लगा दिया जाएगा। ठीक, जो बुक कार्ड है वो लाइब्रेरी ट्रे के अंदर रख दिया जाएगा। अब जो बुक देने आएगा ना यूज़र, बुक देने आएगा ना, तो उसको वो बुक को रिटर्न करेगा।
स्टाफ चेक करेगा ड्यू डेट स्लिप, क्या ड्यू डेट स्लिप बुक में है। दूसरा स्टाफ लोकेट करेगा बुक कार्ड फ्रॉम द ट्रे, बुक का जो कार्ड था ना वो निकालेगा ट्रे से। दूसरा वो उसको बुक कार्ड को वापस लगा देगा, इंसर्टेड बैक इनटू द पॉकेट, एंड बुक इज़ रेडी टू सेल्फिंग, बुक को वापस जाके सेल्फ पे रख देगा। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। सिंपल भाषा में आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो समझा देता हूँ। इसमें होते हैं 3 कार्ड भाई, 3 कार्ड होते हैं। एक कार्ड तो होता है कि यूज़र जो लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है उसका खुद का कार्ड, उसका नाम वगैरह पता कहाँ से कैसे सब लिखा होता है। एक खाली जगह होती है जहाँ पे किताबों की लिस्ट कि कौन सी किताब ले रहा है, कब उसकी ड्यू डेट है, वो लिखा होता है। तो ये तो हो गया किसका कार्ड, जो किताब लेने आ रहा है उसका कार्ड। दूसरा कार्ड हो गया बुक कार्ड। एक किताब होती है, बुक होती है, उसके अंदर जो पहला पेज है उसके जस्ट पीछे की साइड में एक छोटा सा कागज़ का पाउच बना होता है। उसके अंदर एक कार्ड डला होता है बुक का कार्ड, जिसमें बुक की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये टाइटल है, ये उसका ऑथर है, ये पब्लिशर है, सारी चीज़ें। ठीक है। और तीसरा होता है डेट स्लिप, वो होती है लाइब्रेरियन के पास, खुद के पास। तो जैसे ही बुक लेके आएगा तो यहाँ से वो ये वाली स्लिप निकालेगा, इससे देख के एंट्री यहाँ पे कर देगा, डेट स्लिप में लिख देगा कितने दिन की डेट है आपकी। तीसरी यहाँ से एंट्री देख के वापस जो बोरोवर का जो आईडी कार्ड, जैसे आईडी कार्ड ही बता देता हूँ, आईडी कार्ड जैसा था ना बोरोवर की स्लिप, उसकी स्लिप में लिख देगा सारी डिटेल कि भाई तेरे को है ना इस तारीख को वापस बुक करके जानी है। और ये जो बुक वाला कार्ड था वो अपनी खुद की लाइब्रेरी की जो डेस्क होती है उसके ऊपर एक ट्रे लगी होती है, उस ट्रे के अंदर की डेट स्लिप है उसके साथ में ये वाला कार्ड रख देगा, और ये बोरोवर कार्ड उसको वापस दे देगा। बोरोवर वापस आएगा, किताब को देगा। किताब के अंदर किताब के अंदर कुछ नहीं होगा, खाली होगी किताब तो। और उसका कार्ड लेगा, देखेगा कि ड्यू डेट तो नहीं हुई है, ट्रे से वापस कार्ड निकालेगा, बुक का कार्ड बुक में वापस रख देगा, ड्यू डेट स्लिप को उसको दे देगा कि भाई डेट तेरी ड्यू नहीं हुई है, या फिर हो गई है तो इतना फाइन दे दो। बस सिंपल प्रोसेस है ये। इसको आपको लिख के आना अच्छे से, अच्छे नंबर मिलते हैं इसमें। अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आना जो मैंने आपको बोल के बताया। एडवांटेज क्या है इसकी भाई, एक्यूरेट रिकॉर्ड हु हैज़ विच बुक, भाई ये एक्यूरेट इसमें रिकॉर्ड होता है कि भाई कौन सी किताब किसके पास है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेस होती है भाई, ह्यूमन एरर की भी चांसेस हो सकती है इसमें। एक तो धीरे धीरे काम होता है इसमें, दूसरा जो लिखने वाला है उसने गलत लिख दिया तो उसकी भी चांसेस होते हैं। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। भाई जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना, उसको उससे आप क्या समझते हैं भाई, कर्मचारी का जो प्रबंधन है उससे क्या समझते हैं, और उसके मेजर कार्य बताओ आप। जो पर्सोनल है, जो पर्सन है लाइब्रेरी के अंदर, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसके क्या क्या कार्य हैं वो बताओ आप। जो पर्सोनल मैनेजमेंट होता है, नाउ ऑफन कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसको एचआरएम या एचआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, अपन एचआरएम भी बोलते हैं। पहले इसको बोलते थे पर्सोनल मैनेजमेंट, और अब बोलते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल द प्रोसेस, procurement, development, comprehension, integration, and management of the people for the purpose of contributing to the organizational goal। सीधा सीधा मतलब है, जितने भी लोग आपकी लाइब्रेरी में या जितने भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, उनको मैनेज करना कि तेरी ये ड्यूटी है, तेरे को आज ये काम करना है, तेरे को ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे है वैसे है, जो भी उनकी सारी ड्यूटीज़ हैं सारी उनको कार्य देना, यही काम होता है किसका, पर्सनल मैनेजमेंट का। जितने भी पर्सन लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं ना उनको मैनेज करना। तो ये कार्य होता है किसका, एचआरएम डिपार्टमेंट का, या जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। मेजर फंक्शन क्या होता है भाई, मैन पावर की प्लानिंग होती है कि क्या क्या कार्य, हाउ एस्टिमेटिंग हाउ मैनी स्टाफ मेंबर आर नीडेड फॉर दी डू वाट रोल, कि अपने को 10,000 बुक है उनकी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग करनी है तो कितना स्टाफ चाहिएगा। तो एक तो मैन पावर की प्लानिंग होती है, कितना पावर अपने को मैन पावर लगेगा काम करने के लिए। फिर आती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भाई भर्ती और चयन की प्रक्रिया होती है। एडवर्टाइज दिए जाते हैं सारे, एडवर्टीजमेंट होते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर है ना हमें 2 इंसान की ज़रूरत है, और उनमें से फिर जो बेस्ट कैंडिडेट जो जो आते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, भाई ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ऐसे आपको काम करना, उनको सिखाया जाता है, अगर कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। फिर उनकी परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है उनका, अगर उन्होंने ना मूल्यांकन किया जाता है कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको प्रमोट करना कि इस बार है ना आपने इस महीने बहुत अच्छा काम किया तो आपको ना बोनस मिलता है ऐसे। फिर है मोटिवेशन, भाई उनको प्रेरणा देते रहना, मोटिवेट करते रहना गुड काम अच्छा काम करने के लिए। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको गिफ्ट देना, रिवॉर्ड देना, कोई ट्रॉफी वगैरह देना,
और उनको सैलरी अच्छी देना, प्रमोट करते रहना, मोटिवेट करते रहना। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, वेतन और भत्ता देना, डिसाइड करना सैलरी, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उनको, क्या क्या उनकी सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करना। ये काम आता है सारा किसका, पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर, HRM डिपार्टमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर इसकी बात पूछे तो ये बात तो लिख के आनी ही आनी है आपको, और नीचे वाली ये बात भी लिख के आनी है, हिंदी में भी दे रखा है, ये भी देख लेना भाई। जो लाइब्रेरी माफिया ना, सॉरी ये PYQ माफिया है, उसकी प्रो टिप क्या है कि जो सेक्शन जी है उसमें अगर आप आंसर लिखो तो डायग्राम या फ्लो चार्ट ना वो बना के ज़रूर आना। अगर न्यू वर्क कार्ड के बीच में अगर पूछ लिया जाए तो 2-3 कार्ड बना देना, उस पर बोरोवर कार्ड, ये डेट स्लिप लिख देना, यहाँ पे लिख देना बुक कार्ड, तीनों कार्ड बना देना, फिर 2-3 डिटेल लिख देना, बोल देना ये काम ऐसे होता है, इसको ऐसे किया जाता है। तो छोटे छोटे डायग्राम, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई चार्ट, ऐसी चीज़ें आप बना के आओगे तो आपको नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टीचर को रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जल्दी से समझ गए और आपको अच्छे नंबर दे देगा कि भाई बच्चे ने एक्सप्लेन अच्छा कर रखा है, इसको नॉलेज अच्छा है। तो ये अपन ने पेपर को डिस्कशन किया जून 2024 वाले पेपर का, जो था लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। अभी जून 2025 वाला पेपर मिलता है तो उसका डिस्कशन करता हूँ मैं, फिर आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारे पेपर को कंबाइन करके जितने भी हुए हैं 7-8 3-4 साल के पेपर मिला के, जो 7-8 पेपर 6-7 पेपर होंगे, फिर एक एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगा। पेपर को वापस से अपन कर देंगे 05 के लीक, और एक BLI 06 है उसको भी लीक कर देंगे। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं DLIs या फिर CLIs के लिए भी वीडियो एक एक दो दो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं डालता रहूँगा। तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो अभी ऊपर ये यहाँ पे लोगो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर देना। और जो भी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।